नमस्कार, आधार लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज और आप इस समय देख रहे हैं हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्वालियर में लगातार अपनी शुरुआत से ही चाय पर चर्चा हमने कार्यक्रम शुरू किया था और हमारे दर्शकों को यह कार्यक्रम बहुत ही पसंद आ रहा है। पसंद इसलिए आ रहा है क्योंकि लगातार चाय पर चर्चा पे हम इस तरह की चर्चा करते हैं जो सीधे सीधे जुड़ा होता है आपसे। और आज भी हम एक ऐसी ही चर्चा करने जा रहे हैं जिससे आप जरूर रूबरू हुए होंगे। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं ग्वालियर के एक ऐसी संस्था के बारे में और ऐसे कार्यक्रम के बारे में और एक ऐसे आयोजन के बारे में जो कि आज का नहीं है, कल का नहीं है, बल्कि बरसों का है। 1905 में तत्कालीन महाराजा माधवराव सिंधिया जी ने, जो कि ग्वालियर रियासत के उस समय महाराज थे, जब उनके शासन में अकाल पड़ी तो उन्होंने अपने आसपास के किसान भाइयों के लिए एक पशु मेले की स्थापना की। और उस पशु मेले की स्थापना के बाद जब धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ी और आसपास के लोग, किसान अपने पशुओं को बेचने के लिए यहाँ आने लगे, तो महाराज ने देखा कि आसपास के जिलों से तो छोड़िए, आसपास के प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर आने लगे। तो महाराज ने उनके लिए कुछ पक्की दुकानों का निर्माण करवाया और कुछ व्यवस्थाएं भी उस मेले में करवाई। और वो मेला धीरे धीरे करते आगे बढ़ने लगा। छोटा सा मेला था, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा मेला वो बन चुका था, क्योंकि माधवराव सिंधिया द्वितीय ने इतने अथक प्रयास उस मेले के लिए किए कि उस मेले की ख्याति दिल्ली के प्रगति मैदान की तरह होने लगी। और मैं आपको बता दूं कि जब से उस मेले में टैक्स में छूट मिलने लगी, और वो भी 1-2% की नहीं, 50% तक की छूट मिलने लगी, तो मेले में दूर दराज से, देश विदेश से सैलानी आने लगे। आज ग्वालियर व्यापार मेले की चमक दमक उसी चकाचौंध से प्रभावित होकर के यहां पर सैलानी आते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो सैलानी ये देख करके दर्द महसूस करते हैं कि जो मेला एक समय पर बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा था, अचानक उस मेले में ब्रेक सा लग गया। क्या कारण है कि मेला बढ़ना चाहिए था, बजाय बढ़ने के मेला कहीं ना कहीं फिर नीचे आता जा रहा है। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर के कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं। उसको लेकर के हमेशा जो व्यापारी मेला संघ है, श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला जो समिति है, उसके पदाधिकारी अक्सर आवाज उठाते रहे हैं। और हमने मीडिया के तौर पर कई उनके कार्यक्रम, कई उनके आंदोलन हमने देखे हैं और उनको कवरेज भी किया है। ऐसी ऐसी मांगे वो हमेशा उठाते रहे हैं जो ग्वालियर व्यापार मेले के लिए बहुत ही जरूरी रही हैं। लेकिन उसके बावजूद, उन मांगों के बावजूद उनका संघर्ष होता है। उस संघर्ष के बावजूद वो मेले के लिए हमेशा एक सपोर्ट, एक समर्थन अपना करते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेले में सुंदरकांड हो, मेले में भंडारा हो, मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हर जगह वो अपना सहयोग मेले में प्रदान करते रहते हैं। मेले की जब शुरुआत होती है तो मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, कई मंत्री यहां पर आते हैं और हर बार, एक बार नहीं, हर बार बहुत सारी घोषणाएं भी मेले के विकास के लिए की जाती हैं, मेले के लिए चिंताएं भी व्यक्त की जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो कार्यक्रम समाप्त होता है, उसके बाद सारे लोग अपने अपने जगह चले जाते हैं, रह जाते हैं तो सिर्फ व्यापारी संघ के लोग जो अपनी बात को लगातार उठाते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो मांगे ही रह जाती हैं और मेला कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। इसको लेकर के तकलीफ जो मुझे है, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी होगी, आप सबको भी होगी। उसी तकलीफ को आज हम यहाँ पर जो व्यापारी मेला संघ है उसके द्वारा प्रकट भी करेंगे और उस आवाज को भी उठाएंगे जो कि आप जरूर सुनना चाहते होंगे। तो मैं सबसे पहले जहां हमारे मंच पर आए हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं और शुरुआत करता हूं कि सबसे पहले तो वो परिचय, वैसे तो आप कई लोगों से परिचित होंगे ही, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि वो अपने शब्दों में अपना परिचय दें और उसके बाद हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं। तो दादा से शुरुआत करूंगा। मैं महेश मुदगल। सर्वप्रथम आधार लाइव को अपनी ओर से और ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे हम लोगों को याद किया, हम लोगों को बुलाया।
आपके माध्यम से इस ग्वालियर व्यापार मेले की प्रगति के रास्ते को जिन लोगों ने अवरुद्ध किया हुआ है, शायद हम उसको खोलने में कामयाब हो सकें। इसलिए सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत आभार। मेरा नाम कल्ली पंडित जी है और मैं ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ का उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम पंकज भदौरिया, मैं ग्वालियर व्यापार मेला में व्यापारी संघ में उपाध्यक्ष हूँ और विगत 20 वर्षों से मेले में निरंतर अम्यूज़मेंट सेक्टर में वर्क कर रहा हूँ। मेरा नाम अनुज गुर्जर है, मेला व्यापारी संघ उपाध्यक्ष। मैं विगत 15 वर्षों से मेले में मिनी अप्पू घर संचालित कर रहा हूँ। यहाँ पे आधार लाइव ने जो हमें बुलाया है, इसके लिए आधार लाइव का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं महेश मुद्गल जी के साथ, जो कि विभिन्न संगठनों में जुड़े हुए हैं और सिर्फ मेला ही नहीं, ग्वालियर ही उनकी चिंता में रहता है। इसीलिए वो ग्वालियर की हर समस्या को लेकर के अलग अलग मंचों के माध्यम से उठाते रहे। लेकिन चूंकि आज विषय हमारा मेला है, तो मैं सबसे पहले उनसे जानना चाहूँगा कि वो ग्वालियर मेले को किस तरीके से देखते हैं। उनका नज़रिया जो है मेले को लेकर के, वो बहुत लंबे समय से मेले से जुड़े रहे हैं, तो वही आपको बताएंगे कि क्या मेला था, क्या मेला है और क्या मेला होना चाहिए। अफसोस के साथ ये बात आप लोगों के सामने रखना पड़ रही है कि ग्वालियर व्यापार मेला जो 117 वर्ष पूर्ण किए हैं, किसी संस्थान को इतने वर्ष पूर्ण करने के बाद ठीक व्यक्ति की आयु के विपरीत कार्य होना चाहिए। जो संस्थान है वो उसको यौवन की ओर आना चाहिए, और मैं ये देख रहा हूँ कि ग्वालियर का मेला उसको छू नहीं पा रहा। बहुत प्रयास किया, कई बार सोचा, ऐसा कौन सा कारण है कि ग्वालियर मेले के अंदर जो दुकानें श्रीमंत महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम के द्वारा स्थापित की गई, उनका आगे और विस्तार नहीं हुआ। ऐसा कौन सा कारण है कि जो सड़कें हर दूसरे तीसरे वर्ष इस मेले की अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन वो इतनी दुर्गति को प्राप्त हो रही हैं कि उस मेले के अंदर आज धूला उड़ रही है। ऐसा कौन सा कारण है कि महाराजा माधवराव सिंधिया द्वितीय ने इस ग्वालियर व्यापार मेले को, जैसा आपने बताया था कि दिल्ली के प्रगति मैदान के मेले के समकक्ष लाके खड़ा कर दिया, लेकिन हम उसमें भी पिछड़ गए। ये कौन सा कारण है कि हम लोगों ने ये मांग रखी थी कि ग्वालियर व्यापार मेला खम्भे और तारों के विहीन होना चाहिए, अंडरग्राउंड लाइट होना चाहिए, यहाँ सब तरह की सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि जैसा आपने भी कहा था, यह ग्वालियर का मेला केवल ग्वालियर का नहीं, आसपास के प्रदेशों का, आने वाले लोगों का, और यहाँ पर आके खरीदारी करने का, तथा जो लोग अपनी प्रतिभाएं रखते हैं उन प्रतिभाओं को इस मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने का मौका मिलता था, वह चिंता चला जा रहा है। ऐसा कौन सा कारण है कि इस मेले का विस्तार होना चाहिए, विस्तार के बजाय ये सुकड़न की ओर चलता चला जा रहा है। ऐसा कौन सा कारण है कि एक समय इस मेले के अंदर अखिल भारतीय स्तर के कवि सम्मेलन और अखिल भारतीय स्तर के मुशायरे हुआ करते थे, जो रात्रि के 4 और 5 बजे तक चलते थे। ऐसा कौन सा कारण है कि वो आज नहीं हो रहे हैं? ऐसा कौन सा कारण है कि इस जन्म में ग्वालियर व्यापार मेले का जन्म पशु मेले से हुआ, पशु प्रतियोगिताओं से हुआ, और पशु पालक, आज सरकार तमाम तरह के वायदे करती है कि पशुपालकों को ये किया जाए, वो किया जाए, लेकिन कौन सा कारण है कि पशु मेला यहाँ से हटता चला गया? ऐसा कौन सा कारण है कि ग्वालियर जो ग्रामीण क्षेत्र के बीच में पड़ता था, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नए नौजवान पहलवान अपने अपने अखाड़ों में तैयार होकर आते थे और वो शान समझते थे पूरे हिंदुस्तान, मतलब चंदगी राम पहलवान से लेके आज तक हमारे गांव के छोटे मोटे पहलवान इस मेले के अंदर अपनी प्रतियोगिता में आके और उसका पुरस्कार पाना चाहते थे और उसका गौरव प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन बंधुओं, मुझे नहीं पता वो कौन सा कारण है कि आज वो दंगल से भी विहीन होता चला गया। ये ग्वालियर का मेला हमने बहुत बार कहा, श्रीमंत राजमाता विजय राजे सिंधिया से लेके, पटवा से लेके, सकलीचा से लेके, इन तमाम मंत्रियों के बीच में इस देश के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी भी इस मेले के मंच पे आए और उस मंच पे भी हमने अपनी बातों को रखा था। लेकिन वर्तमान के राजनीतिक लोग मंच पर आके तमाम अनशन
गवर्नमेंट अपनी बातें बोलते हैं, लेकिन इस मेले के प्रगति और उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा। ये मैं बड़े दुख के साथ और बड़े दर्द के साथ आपके सामने बयां करना चाहता हूं। कौन सा कारण है कि इस मेले को समय पर लगाने के बाद जिस समय इसकी लाइटिंग व्यवस्था श्रीमंत महाराजा माधवराव सिंधिया द्वितीय ने की थी, ये जितने भी पत्थर के बहुत सुंदर दरवाजे जो बने हैं, कलकत्ता से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को बुला के और इसकी लाइटिंग करवाया करते थे। आज कौन सा कारण है कि बाहर से आप रोड से निकल जाइए, आपको मेला बिल्कुल अंधकार में डूबा हुआ नजर आता है। बाहर से आपको लगता ही नहीं है मेन रोड से कहीं मेला लगा हुआ है। ऐसा कौन सा कारण है कि इस मेले को माधवराव सिंधिया द्वितीय ने पूरे मेले को ठेला रहित, जब दिल्ली के मेले की कल्पना के आधार पर तैयार किया जा रहा था, एक ठेला मेले के अंदर नहीं होता था, लेकिन आज मेला हाट बाजार का रूप लेता जा रहा है। बड़ा दुख होता है, लेकिन आशावादी हैं, हम प्रयास करते हैं, हम अपनी बात रखते हैं और हम चाहते हैं कि ये मेला दिन पर दिन आगे ऊंचाइयों को छुए। इस मेले के अंदर उत्थान और प्रगति का रास्ता प्रबल हो और प्रगति के रास्ते पर चलते हुए मेला अपने यश को प्राप्त करे, जो से इसका था। बंधुओं, मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये इतना आकर्षण इस मेले का कि अगर हमारी बहन बेटी विदेश में ब्याही है, अगर उसकी विदेश में भी शादी हुई है, तो वो ये कहा करते थे कि जब मेला लगेगा तब ग्वालियर आएंगे। मतलब परिवार के लोगों से मिलने के लिए एक माध्यम मेला हुआ करता था, मेले के समय जाएंगे। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, कई परिवारों के संबंध शादी इस मेले के माध्यम से होते थे। ये वो मेला है जिसमें दुकानदार अपने पूरे परिवार के साथ आगे दुकान लगाता है, पीछे राउटी लगा के अपना जीवन यापन करता है, साल भर की कमाई इस मेले से प्राप्त करता है। और इस मेले के अंदर ही सारे उसके अच्छे बुरे जो प्यारे खट्टे मीठे अनुभव हैं, वो सब इस मेले में पैदा होते हैं। पता नहीं कौन सी नजर इस मेले को लग गई कि ये मेला प्रगति पर चढ़ने के बजाय थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अवनति की ओर जा रहा है। मैं शासकों से या प्रबंधकों से ये निवेदन करूंगा, इस पर ध्यान दें। हम इस पर बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं, कई वेदनाएं और कई पीड़ाएं हैं, कभी आपके सामने रख सकते हैं। मैं अनुज भाई से जानना चाहूंगा कि अनुज भाई, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी भी मेले आया करते थे। एक समय था जब वो मेले में घूमा करते थे, मेले में आप सब लोगों के बीच में आया करते थे। और आज मेले में ग्वालियर का आदमी जाने से डरता है, कहता है इससे अच्छा तो बाड़े हुए आते हैं, इससे अच्छा तो मौली हुए आते हैं। अगर इस तरह की भावना यदि लोगों के बीच में विकसित होती है कि कभी तो प्रधानमंत्री भी आया करते थे और आज आम आदमी भी जाने से कहीं ना कहीं कतरा रहा है, क्या लगता है मेले की दुर्दशा के पीछे क्या कारण है? संजय भाई, कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से मेला का स्वरूप था, पहले लोग सोचते थे कि साल भर इंतजार करते थे मेले का कि मेला आएगा तो वहाँ से हम खरीदारी करेंगे। मेले का मतलब होता है मेल जोल, जहाँ लोगों का आपस में मेल जोल हो, चाहे वो दुकानदार और ग्राहक का मेल जोल हो, चाहे जो जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि जैसे कईयों की रिश्तेदारियाँ इस मेले से होती है। जो गार्डन यहाँ पे जो बने हुए हैं अपने राजमाता गार्डन है, वो इस तरह से सजाया जाता था दुल्हन की तरह कि वहाँ लोग बैठते थे तो उनको लगता था कि हाँ हम कहीं मेले में आके बैठे हैं। मेले की एक चकाचौंध होती है अलग। अगर देखा जाए कि मेला जो ग्वालियर का है वो चारों तरफ से खुला हुआ मेला है, चारों तरफ से रोड है उसके। जब उसके आसपास से गुजरते हैं तो एक एहसास होता था कि मेला लगा हुआ है। उसकी लाइटिंग इतनी अच्छी होती थी कि लोग उसको देख के आकर्षित होकर वहाँ खड़े होकर फोटो खिंचवाते थे। लेकिन आज के परिदृश्य में आप अगर देखें मेले को तो कहीं ना कहीं आपको पूरा मेला अंधेरे में डूबा हुआ दिखेगा। और आज तक एक चीज़ समझ नहीं पाए हम कि मेला हर वर्ष दुकानें जो बनी हुई हैं पुरानी, जो जब से मेला स्टार्ट हुआ है 1905 से, जब से वही दुकानों में दुकान लगाता रहा है। और हर वर्ष एक टीन ठेकेदारों को पता नहीं क्या देना चाहता है उनको कि टीन के पैसे दे के एक टेम्परेरी दुकानें बनाता है वो, जिनको टीन की दुकानें कहते हैं। लेकिन उनके पैसा वो पक्की दुकानों के लेते हैं। वो पक्की दुकानों को पैसा लेने के बाद भी उन आज से 50 साल से देख रहा हूँ उन पक्की दुकानों की जगह जो कच्ची दुकानें टीन की बनाई जा रही हैं, उनको टीन की दुकान बना के भी पैसा पूरा लेकर फिर पक्की क्यों नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कत आ रही है? जबकि जो अभी तक सांस्कृतिक कार्य होते थे उसमें 40 लाख 50 लाख के जो फंड दे के बड़े बड़े कलाकार को बुलाते थे, वो कलाकार धीरे धीरे लुप्त होते चले गए। आप देखें कहीं ना कहीं बिल्कुल कवि सम्मेलन बड़े बड़े इसमें अच्छे अच्छे कवि दूर दूर के आते थे, जैसे भाई साहब ने अभी बताया। बाकी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं राजनीति के शिकार होता जा रहा है मेला। इस मेले को मेला ना बना के इसको हाट बाजार बना दिया गया है। इसको कोशिश ये की जा रही है कहीं ना कहीं कि मेले को इसको ख़त्म कर दिया जाए और इसको एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए,
लेकिन जो मेला का एक स्वरूप है उसको बदलना मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं ये ठीक रहेगा। अगला सवाल मेरा कल्ली पंडित जी से है। जैसा कि अभी दादा ने बताया और अनुज जी ने भी बताया कि मेले के अंदर अनुज जी ने बहुत अच्छे पॉइंट उठाए कि पक्की दुकानें क्यों नहीं बन पा रही हैं। वैसे तो मैं अभी इस बात पे चर्चा भी कर रहा था सिंधिया जी के परिवार के योगदान के बारे में ग्वालियर को लेकर के। किसी ज़माने में हमारे शहर में रेल चला करती थी, किसी ज़माने में हमारे यहाँ तिगरा और हरसी जैसे बड़े बड़े डैम बनाए गए थे, और कमला राजा हॉस्पिटल हो, आपका KRG कॉलेज हो, चाहे MLB कॉलेज हो, हरिदर्शन कॉलेज हो, मुरार में MLB कॉलेज हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारी बिल्डिंगें, ये सारे के सारे संसाधन महाराज ने उस समय खड़े किए थे। लेकिन इतने साल होने के बाद ग्वालियर शहर में कोई दूसरी ऐसी बिल्डिंग नहीं बन पाई, ऐसा कोई संसाधन, ऐसा कोई काम नहीं हो पाया। लेकिन आज हम चूंकि बात मेले की कर रहे हैं, जो अनुज भाई ने भी उठाया कि महाराज ने जो मेला बनाया था वही मेला अभी तक बना हुआ है, सरकारें कुछ नहीं कर पाई उसमें। सरकारों का एक भी चीज, एक भी भवन वहाँ पर ऐसा कोई नहीं दिखता कि यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनाया गया हो, या फिर जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि पक्की दुकानों का पैसा तो लगता है पर पक्की दुकानें बनाई क्यों नहीं जाती। आपको लगता है कि मेले में पीछे, हर दुकान के पीछे इतना स्पेस है और बाकायदा अगर उसमें एक जैसे स्टॉल लगते हैं, बड़े बड़े शोरूम लगते हैं और पानी आता है तो वो सब कीचड़ में बदल जाते हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि वो पक्के भवन बन जाएं बड़े बड़े और फिर उसमें सिर्फ आगे का स्ट्रक्चर खड़ा हो, पीछे तो सब कुछ बना बनाया है। आपको लगता है इससे बड़ी सुविधा हो जाएगी? और एक्चुअली अभी भी जब भी कभी बारिश आती है तो बारिश से कई दुकानदारों को काफ़ी नुकसान भी होता है। अगर ये ऐसे भवन वगैरह बना देते हैं तो उससे कई लोगों का जो जान माल का नुकसान जो होता है वो बचेगा, एक तो। दूसरा, इस मेले के अंदर अभी बिल्कुल विकास पूरी तरह से रुका हुआ है। या तो ये मान लो सरकार की वजह से, कभी किसी टाइम पे आपने देखा हो ये मेला जो इतना सुंदर जो बना हुआ है ये कांग्रेस के शासनकाल में बना हुआ है। अभी चूँकि जब से बीजेपी का शासन आया उस साल से इसका जो मेले का जो स्वरूप है बदलता जा रहा है, दिन पर दिन प्रतिदिन ये कहीं ना कहीं नीचे गड्ढे में जाता जा रहा है ना। तो मैं बदले से पूछूंगा कि बदले जी थोड़ा सा आप बताएं कि जैसे कि अभी कल्ली पंडित जी ने बोला कि पार्टियां बदल गई इसलिए मेले का स्वरूप भी बदल गया, क्या आप इस बात से सहमत हैं? दूसरा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, चूंकि आप झूला सेक्टर के जुड़े हुए व्यापारी हैं और काफ़ी झूले आप लगाते हैं, जैसे अभी अनुज भाई ने बताया कि आप उनके साथ और वो दोनों आप लोग मिलकर ही लगाते हैं झूले। मैंने देखा कि झूला सेक्टर के बाद वाली जो लाइन है, कल मैं मेला जब गया था तो मैंने देखा झूला सेक्टर के बाद वाली जो लाइन है उसके पीछे की जितनी भी जो छतरियाँ हैं वो पूरी अंधेरे में पड़ी हुई हैं। मतलब लाइट तो जल रही है लेकिन वो लाइट नहीं है जो मेला कार्यालय के सामने वाली लाइट है। तो इससे जो व्यापारी जो है वहाँ पर जो दुकान खरीदता है वो कहीं ना कहीं पछताता है बाद में कि यार ऐसी जगह दुकान ले ली, यहाँ तो लोग ही नहीं आ रहे अंधेरे की वजह से, और सारा का सारा जो लोग हैं वो पीछे से वहीं से घूम के लौट जाते हैं। आपको लगता है कि पूरा मेला तो पब्लिक घूम ही नहीं पा रही? एक तो पूरा मेले में झूला सेक्टर नहीं बल्कि एक केवल जो मेन गेट है उसके अलावा यहाँ से भी एंट्रियाँ पूरी तरह से अंधेरे में है। जहाँ से भी आप चाहे मुरार की साइड से एंट्री करें, चाहे आप गोले के मंदिर की साइड से एंट्री करें, वहाँ से कोई भी डेकोरेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा, मेले में जितने भी वॉशरूम में कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगा गया है कि वहाँ पर पब्लिक को पता पड़े। पब्लिक टॉयलेट मतलब वॉशरूम जाने के लिए परेशान हो जाती है, कहीं कोई नहीं। वॉशरूमों की स्थिति इतनी ख़राब है कि अच्छा खासा कोई फैमिली वहाँ जाना नहीं चाहती। इसके ऊपर मतलब ना तो मेला प्राधिकरण ध्यान देता है ना वहाँ के ठेकेदार ध्यान देते हैं। जी बिल्कुल अनुज, इस बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि जो झूला सेक्टर है वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट की खास करके फीमेल महिलाओं के लिए भारी कमी है और सबसे ज़्यादा पब्लिक जो आती है वो उसी सेक्टर में आती है। आपको लगता है कि आपकी तरफ से एक मांग होनी चाहिए कि पब्लिक टॉयलेट वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि झूला सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है? हर वर्ष हम जी आपने जो समस्या बताई हमें संजय जी, इसको लेके हर बार जो मेले के सेक्रेटरी होते हैं उनको हम अवगत कराते हैं कि मेले में सबसे ज़्यादा जो भीड़ वाला इलाका है वो झूला सेक्टर है। और झूला सेक्टर में जब पब्लिक आती है तो उसमें हर तरह के लोग होते हैं जिनको शौचालय की आवश्यकता पड़ती है। उसको देखते हुए हमने कई बार उनको अवगत कराया है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब तक ये राजनीति का शिकार मेला होता जा रहा है, यहाँ पे एक बोर्ड गठित होता है, शुरू से इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। जब कोई एक टीम होती है, टीम के साथ काम किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ प्रगति की ओर जाती है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि कई वर्षों से इसको सेक्रेटरी चला रहे हैं, लेकिन सेक्रेटरी के अलावा एक जो संभागीय कमिश्नर होते थे उनको अध्यक्ष बनाया जाता था। लेकिन पिछले वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि जो इसके मंत्री होते हैं उद्योग विभाग के, वही उसके अध्यक्ष बन के पता नहीं क्या उनको मिल रहा है कि वो एक कमिश्नर को यहाँ का अध्यक्ष का पदभार नहीं देना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनमें कुछ मेले को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। मेले को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। बड़ा ही
एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठ करके सामने आया है और इसका जवाब मैं दादा से चाहूँगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ दादा कि कमिश्नर साहब जो हैं उनके पास ग्वालियर ही नहीं, ग्वालियर चंबल संभाग जो है उसकी पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है और बहुत सारे आयोजन और समय समय पर बहुत सारे अतिथि भी आते रहते हैं, लोग भी आते हैं, तो उनके लिए भी मतलब उनको कई बार जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री आ गए तो बहुत सारी योजनाओं की जानकारी देनी है, मीटिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और जैसा कि अभी अनुज भाई ने बताया कि जो उद्योग मंत्री हैं वो स्वयं अध्यक्ष बन जाते हैं। अब उद्योग मंत्री तो डेली यहाँ रह नहीं सकते, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ से कोई चीज़ पास करानी हो या आपको ही कोई मांग रखनी हो तो अब उद्योग मंत्री के आने का इंतजार करिए आप। ठीक है, आपको नहीं लगता कि बोर्ड का गठन करना चाहिए? और अगर बोर्ड का गठन नहीं होता है तो फिर व्यापार समिति जो आप चलाते हैं आपको ही मेला चलाने के लिए दे देना चाहिए। क्या कहते हैं आप इस पर? आपका जो विचार है वह अति उत्तम या कहा जाए सर्वोत्तम है। संभागीय कमिश्नर महोदय की बात मेरे छोटे भाई अनुज ने इसलिए रखी कि उनके कार्यकाल को हम लोगों ने देखा है। जब उनके पास निर्णय लेने का अधिकार होता है तो हम या आप कोई भी जाके अपनी बात उनके सामने रख के उसको करवा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है, जैसा वो कह रहे थे कि मंत्री जब अपने पास रख लेता है तो मंत्री को इस ग्वालियर के मेले से क्या लेना देना। और कभी आ गए, एक हाथ चक्कर लगाए गए, या तो उद्घाटन में आ गए या समापन में आ गए। अब और तो और अभी समापन समाप्त कर दिए। समापन समारोह जो हुआ करते थे, दुकानदार लगन से अपनी दुकानें लगाते थे, उनको पुरस्कार देते थे, तो वो बंद कर दिया। अब देखिए पिछले 2 वर्ष से वो नहीं हो रहा है, तो दुकानदार कहीं ना कहीं निराश तो हो रहा है। और इसके लिए जो आपने कहा, अगर ये लोग नहीं चला सकते तो ये पूरी कमेटी जो है वो सक्षम है। इनसे कई गुना अच्छा, कई गुना सुंदर और कई गुना अद्भुत मेला ये पूरी कमेटी चला सकती है। क्यों? क्योंकि इस कमेटी के पास अपना पूरा अनुभव है, पूरा अच्छी तरह उसको देखा। एक बात मैं जरूर इसमें और जोड़ना चाहूंगा, पता नहीं क्यों आज से 15-20 साल पहले ये तय हुआ था कि इस मेले को धूला रहित करना है, इस मेले में धूला नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो रहित करते करते ये धूला सहित हो गया मेला। और हमने एक निवेदन और किया था कि इस पूरे मेले को किसी भी तरह से हमारा आधुनिक संचार के जो माध्यम है, मैं इसको क्यों नहीं कंप्यूटराइज करते। आज अगर हमारे अनुज भैया की दुकान है या ज़मीन है तो वो उस पर पोर्टल पे क्यों नहीं डाली जाती कि ये डलिए, ये इनके नाम से है, इतने साल से ये लगा रहे हैं, ये जब चाहें उसको देख के दबाएं और अपना किराया उसमें जमा करें। ऐसा अधिकार इनको क्यों नहीं मिल रहा? ये दुकानदार ऑफिस पे क्यों डिपेंड है कि वहाँ जाए, हाथ जोड़े, आवेदन लगाए, तब उसका पैसा जमा करे, तब ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये अभी तो समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा। दादा का कहना है और मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। जब हम डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार हर विभाग को डिजिटल करते जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा सुझाव दादा ने दिया कि जो व्यापारी वर्षों से अपनी दुकान लगा रहा है, अपने संस्थान लगा रहा है, वहां लेकर आ रहा है, उसको ऑनलाइन क्यों नहीं किया जा रहा? उसको पता क्यों नहीं रहता कि ये मेरी जगह है और यहाँ पर हर साल मुझे सिर्फ किराया देना है, बाकी मुझे कोई भी फॉर्मेलिटी अब नहीं करनी, सब कुछ मेरा पहले से कागज वागज जमा है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं भदौरे जी से कहूँगा, भदौरे जी क्या आपको लगता है कि आपकी समिति जो है वो मेले का प्रबंधन संभाल सकती है? और मतलब आप लोगों को अब ये कह देना चाहिए कि भैया आप नहीं चला पा रहे तो हटो, हमें हमारी समिति को दो। हमारी समिति ग्वालियर के अलावा बड़े बड़े इवेंट और करती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने अभी एट प्रेजेंट में इलाहाबाद, आगरा, इससे बड़े बड़े इवेंट किए हैं और इससे नीट एंड क्लीन इवेंट किए हैं। वहाँ लोग वहाँ के डीएम साहब और एसपी साहब वगैरह सभी लोगों ने हम लोगों की काफ़ी तारीफ़ करी। और हम लोगों में क्या एक्सपीरियंस है, हमारे महेश अंकल जी हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है, कल्ली पंडित जी हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है, अनुज भाई हैं, इनके पास। तो हम लोगों में एक टीम कॉम्बिनेशन है, हम लोग किसी अपने काम को अच्छे से करते हैं। अभी हम लोगों ने 22 तारीख को एक कार्यक्रम किया था, 21,000 दीप प्रज्वलित किए थे और पूरे मेले में जल समारोह निकाला था। उसके बारे में महेश अंकल जी बताएंगे। बिल्कुल, मैं आऊँगा अभी महेश अंकल जी पर। मैं सवाल उनका इसे भी करूँ यही कि क्या लगता है कि मतलब अगर आप नहीं कर पा रहे तो हटो, हमें दो। मेले का जो स्वरूप होना चाहिए,
एक तो क्या है, जो सेक्रेटरी बैठते हैं वो यही टालते रहते हैं कि हमारे पास अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष है वो मंत्री खुद बन के बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं जब तक कोई टीम वर्क नहीं होता, टीम के साथ में काम नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया है उन डिपार्टमेंट को पूरी तरह से वो चला नहीं पा रहा है। इसमें सफाई का हो चाहे किसी भी तरह का हो, मेले को पूरी तरह से वो आधुनिक नहीं कर पा रहे दादा से। और मैं सभी लोगों से एक क्वेश्चन और करूंगा, बार बार चीज आ रही है, बार बार जिक्र आ रहा है कि राजनीति के चलते मेला गर्त में जा रहा है। राजनीति किस बात की? क्या सिंधिया जी को श्रेय मिलता है मेले का इसलिए, या फिर वजह कुछ और है? दरअसल वास्तविकता तो ये है कि ये श्रेय कोई भी लेता रहे, इससे हम दुकानदारों पे या व्यापारी संघ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ये नेता लोग लेते रहें, चाहे वो नेता लोग लेते रहें, लेकिन हमको फर्क पड़ता है इस मेले के अंदर आने वाले जो सैलानी हैं उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिलती। हमको फर्क पड़ता है कि हम अपने सैलानियों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। हम अपने सैलानियों को, जो माता बहनें थकने के बाद अगर बैठना चाहें, तो हम उन छतरियों को वो सुंदर स्वरूप नहीं दे पा रहे कि वहाँ आराम से बैठ सकें, उनके बच्चे वगैरह घूम के आ सकें। हम वो सुविधाएं उनको नहीं दे पा रहे कि उनको पानी पीने की अगर ज़रूरत हो तो वहाँ उनको एक गिलास शुद्ध मिनरल वाटर भी मिल रहा है, हम अपने सैलानियों को नहीं दे पा रहे। हम अपने सैलानियों को ये भी नहीं दे पा रहे कि अगर इस मेले के अंदर कहीं किसी प्रकार की उनको आवश्यकता है, अब मैं कहता हूँ दिव्यांग व्यक्ति अगर अभी मेले में चला जाए तो वो ये भटकते ही रहेगा कि भाई मेरे को वो ट्राइसाइकिल कहाँ मिलेगी ले जाने के लिए। कई ऐसी समस्याएं हैं, बैठ के बहुत चर्चा की जाएगी और आपसे चर्चा में आनंद आ रहा है और तमाम चर्चाएं होंगी। तो ये राजनीति की जो बात अभी भैया कह रहे थे ना कि ये राजनीति का शिकार हो रहा है, भैया ये कमेटियां भी बन के आती हैं ना, तो इनके अभी भगवान मालिक है, लेकिन इतना तो है कि बात सुन के करने की लायक तो होती है। हालांकि हमारा वो संतुष्टि का कारण नहीं है वो कमेटियां बन के आना, लेकिन कोई सुने तो सही। सुनने वाला दो। कल्याण पंडित जी आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा, जैसे अभी आपने कहा था कि क्या व्यापारी संघ इसको चलाने में समर्थ, हमारा व्यापारी संघ पूर्ण रूप से इसको चलाने में समर्थ है और आज भी हमारा व्यापारी संघ मेला प्राधिकरण का पूरा मदद कर रहा है उनकी। एक चीज मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगा कि दादा ने एक बहुत अच्छी बात बोली, मेले का जो ऐतिहासिक स्वरूप है वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। मतलब हम देख रहे हैं कि अभी जब ग्वालियर के अंदर नया जो स्टेशन है वो विकसित हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल का स्टेशन बन रहा है ग्वालियर के अंदर, तो सिंधिया जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मूल बिल्डिंग जो है, जो ऐतिहासिक बिल्डिंग जो है, वो उसका स्वरूप ना बिगाड़ा जाए, स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, आधुनिक बनाया जाए, लेकिन उसका ऐतिहासिक स्वरूप ना बिगाड़ा जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि दादा ने जो बात उठाई थी कि जो लाइटिंग की जाती थी, जो दरवाजे बने हुए थे ऐतिहासिक, उसकी व्यवस्था वैसी होनी चाहिए जैसी पहले होती थी, और आधुनिक जो आपने कहा, अनुज भाई ने कहा कि जो दुकानें हैं उनका स्वरूप बड़ा होना चाहिए, आगे का फ्रंट ऐतिहासिक हो और पीछे सुविधाएं आधुनिक हो। क्या लगता है आप लोगों को ये होना चाहिए? निसंदेह भ्राता जी, आपने बहुत अच्छी बात उठाई। हमने हमेशा अपनी बात में ये कहा है कि मेले के ऐतिहासिक स्वरूप का संरक्षण होना चाहिए, और आपको जान के आश्चर्य होगा पूरे हिंदुस्तान का एकमात्र ये मेला ऐसा है, इतना अच्छे स्वरूप में ये निर्धारित किया गया है कि कितना भी बड़ा आप शोरूम बना लो और कितनी भी आप छोटी दुकान लगा लो तो उसका स्वरूप उतना ही निखर के सामने आता है। हमने हमेशा ये कहा कि कभी कोई दुकान डैमेज होती है या दुकान अपने को बढ़ाना है, इन लोगों ने कई बार हमारी बात ना मान के इस मेले के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की और उसका दुष्परिणाम आज भुगत रहे हैं। जिन जगहों पर छेड़छाड़ की गई है उन जगहों पे कोई जाने को तैयार नहीं है। हमने हमेशा ये कहा था कि इसका जो पैटर्न है दुकान का, उसी पैटर्न को आप रिपीट करते जाइए, देखिए आप मेला बढ़ता चला जाएगा। देखिए मेला बढ़ता जाएगा। क्या लगा आपको जो मैंने प्रश्न किया कि मेले का ऐतिहासिक स्वरूप बरकरार रहे और बढ़ाया जाए और आधुनिक युग के साथ में आगे चला जाए? जैसा कि आपने कभी देखा हो कि इस मेले के अंदर पुराने जो गेट बने हैं बड़े ही आधुनिक और बढ़िया सुंदर बने हुए हैं, और उनकी दुर्दशा देखिए आप। कल का पोजीशन ये है कि उस पर लाइट तक नहीं लगाई गई है, और इसलिए क्या बोले इस मेले के बारे में बाकी। और आप जो पहले देखा आपने, जो दुकानें निरंतर टूटती जा रही हैं, उनको जो लोग सुधार नहीं कर रहे हैं, उल्टा उसको मट्टी करके प्लान और कर देते हैं जो लोग। मेले की दुर्दशा तो आप सभी के सामने है। सभी शहरवासी जाते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, जब वो आके देखते हैं इस मेले को
तो कहीं ना कहीं जो मेले का जो स्वरूप पुराना था उसको अब देखते हैं तो उनको बहुत पीड़ा होती है उसको देखते हुए। वो चाहते हैं कि जो मेला की जो गेट बने हुए मेले में चारों तरफ जो गेट एंट्री गेट है मेले में, उनमें जब लोग घुसते थे तो उनको अलग ही एक एहसास होता था कि हम मेले के अंदर आ गए। लेकिन अभी अगर मेले के अंदर जाके आप देखोगे तो वो अंधेरे से होते हुए निकलते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे किसी मेले में ना किसी हाट बाजार में आ गए हो या शहर के किसी गली कूचे में आ गए हो, ऐसा महसूस होता है। बताइए जी, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, मेले में जितनी भी छतरियाँ हैं उनको पुरानी तरीके से और आधुनिकता उसमें चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जाएं, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह पे होता है, ऐसी फैसिलिटी दी जाए। अगर मेला प्राधिकरण नहीं कर पाता तो व्यापारी संघ कुछ छतरियों को डेवलप कर सकता है। बहुत अच्छा सुझाव भी है आपका, और मतलब आपने कहा कि हमको दी जाए ताकि हम उसको कुछ विकसित कर सकें। छतरियों की बात आई तो दादा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि छतरियों को बनाया गया था लोगों के बैठने के लिए, लेकिन आजकल हम जब मेले में जाते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ से उसमें ना छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, जो कि आपने बताया कि ठेले वाले हैं, हाट का स्वरूप आपने बताया कि बन गया है मेले का। तो उन छतरियों को मतलब एक तरफ महाराजा बाड़े पे जाए तो देख रहे हैं वहाँ से फुटपाथ से फुटपाथियों को हटाया जा रहा है, ताकि मतलब जो मेले का वो उसका बाड़े का स्वरूप है वो बहुत ही उभर करके आए, वो विदेशी जैसा लगे हमारा कि भाई महाराज बाड़ा विदेश है। मेला क्यों नहीं विदेश जैसा लग सकता? इस मेले को ये हमारे देश का ही मेला अगर बना दें आधुनिक युग का तो उतना ही पर्याप्त है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि छतरियों के चारों ओर जो फड़ वाले लगा देते हैं वो इतनी भी रास्ता नहीं देते कि कोई बुजुर्ग जाके वहाँ बैठ जाए। अरे वो तो वो, लेकिन इस मेले के कर्णधारों के द्वारा इस मेले के जो उद्यान हैं उनकी इतनी दुर्दशा है, एक भी फव्वारा चालू नहीं है, 5-7 फव्वारे हैं, एक भी चालू नहीं है, जितने भी गार्डन हैं उनसे धुआं गायब। आपको जान के आश्चर्य होगा, एसएएफ का जो उस समय फूलों की प्रदर्शनी लगती थी और हमारे इस गार्डन के मालियों के द्वारा जो फूल लगाए जाते थे वो उस प्रदर्शनी में पुरस्कार पाते थे, और आज आप जाके देख आएंगे उसके अंदर फूल नाम की चीज़ नहीं। चलिए, पौधे तो बचे हैं, नहीं तो पता पड़ा मेला प्राधिकरण की अगर चले तो पौधे भी गायब हो जाएं। सही, जैसा कि भाई साहब ने कहा, बिल्कुल। आप गार्डन में पहले कई लोग घरों से आकर के अपने घर से भोजन ला करके और गार्डनों में भोजन करते थे। आज की स्थिति ये है कि गार्डन में आदमी भोजन करना दूर, बैठना दुर्लभ हो गया है। यहाँ पे जो चूँकि और छतरियों की तो दुर्दशा इतनी ख़राब है कि आप बैठ ही नहीं सकते। अगर बारिश हो जाए तो उसके अंदर सुरक्षित नहीं है, वो छतरियों में से पूरे में बारिश आती है उसमें पूरी। छतरी और गार्डन की हालत तो आप वैसे तो आप बाकी पे वहाँ जाते रहते हैं, आपका कवरेज भी होता रहता है वहाँ से। आप देखोगे तो ना तो वहाँ बैठने की जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो सिटिंग टूटी पड़ी है, छतरी भी टूटी पड़ी है। वो कहीं ना कहीं मेला सिर्फ कमाने के लिए, उसको ऐड के लिए दे तो देता है उसको, लेकिन उसकी मरम्मत कहीं नहीं कराता है। आपने देखा होगा कि मेले में आने के लिए लोग पहले इंतजार करते थे कि यहाँ बाल रेल चलती थी। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अपने जो बुजुर्ग है कई लोग उन्होंने ट्रेन देखी ही नहीं कभी, लेकिन इस ग्वालियर मेले में आकर उनको छोटी ट्रेन को देख के उसमें बैठ के उनको ऐसा महसूस होता था कि हमने पूरा ट्रेन की रेल की यात्रा कर ली। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे यहाँ से लुप्त होती आ रही हैं। इसकी कहीं ना कहीं वजह है कि मेला उनको सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। इस वजह से जो अच्छे अच्छे प्रतिष्ठान है, कई ऐसे हुए जो मेले में शोरूम लगते थे वो चले गए यहाँ से। सबसे बड़ी बात, लोग आते थे मेले में देखने के लिए कि प्रदर्शनियाँ लगेंगी। प्रदर्शनियाँ मतलब विभिन्न विभागों की जब प्रदर्शनियाँ लगती थी, जिसमें मेले में ही उनको पूरा मध्य प्रदेश का और देश का उनको पता चल जाता था कि क्या हो रहा है। उन प्रदर्शनियों से सारा ऐसा प्रदर्शित किया जाता था कि उसमें सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। उसमें डैम भी देखने को मिलते थे, पशुओं की लगती थी, कृषि की लगती थी, मतलब सारी प्रदर्शनियाँ में मिलती थी। प्रदर्शनी कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है और मेला जब लग के समाप्त होता है, जब तक प्रदर्शनियाँ लगती रहती हैं, समझ ही नहीं आ रहा है किस तरह से लगाया जा रहा है मेला। मेले के गार्डन में पहले आधा मेला तो मेले के गार्डन से ही हो जाता था। मेले के गार्डन, आज की डेट में गार्डनों की स्थिति तो आप सब बता ही चुके हैं। दूसरा मैं ये कह रही, ये एमएसएमई के अंडर में आता है मेला प्राधिकरण, लेकिन एमएसएमई की एक भी कहीं पे कोई उनका काउंटर नहीं लगता जिससे कि कोई भी आए तो वो जानकारी लेगी हम लोगों को किससे रोजगार मिलेगा, कैसे क्या हुआ। एक भी काउंटर एमएसएमई के थ्रू नहीं लगाया जाता है। बहुत अच्छा आपने बताया। और साथ साथ में मैं ये देख रहा हूँ कि अभी प्रदर्शनी की बात अनुज भाई बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट उठा रहे हैं और दादा बहुत अच्छे अच्छे समाधान भी बता रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है इस चर्चा में कि बहुत सारी हमारी जो बातचीत है वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आ रही है जो कुछ ना कुछ अगर उस पर अमल हो जाए तो शायद सार्थक चीज शुरुआत हमारे द्वारा हो जाए, हम सबके द्वारा। दादा एक बात कहना चाहूँगा, मेले में कमाई तो बहुत होती है, दुकानों का किराया, और दुकानों के किराए के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो रेड़े वाले हैं, अनगिनत रेड़े वाले फ्री में तो जाते नहीं होंगे अंदर,
जब हम गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकते, बाहर पार्किंग में लगानी पड़ती है, तो इतना बड़ा ठेला कैसे अंदर चला जाता है? ठीक है। उसके बाद फुटपाथ पे जो लोग बैठे हैं, दुकानों के सामने दोनों तरफ से बैठे हैं, बीच में भी बैठे हैं। जैसे मुरार में कभी होता था कि पूरी सड़क पे चार सड़कें बना दी थी, ऐसे ही मेले में हो गया है। ये कुछ पैसा इधर उधर हो जाता है या सारा पैसा मेले के पास आता है, ये बड़ा एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर इतना सारा पैसा आ रहा है, तो जैसा कि आपने कहा कभी सम्मेलन नहीं हो रहा, हम पूछते हैं तो वो कहते हैं फंड नहीं है साहब। हम कहते हैं पहले हेमा मालिनी जी आया करती थी, पद्मिनी कोल्हापुरी आया करती थी, पूनम ढिल्लो जी आया करती थी, अब क्यों नहीं आते कोई? तो कहते हैं साहब फंड नहीं है साहब। इवन ये तक पता पड़ा कि लोकल समितियां जो कार्यक्रम करती हैं, अब उनको भी उन्होंने फंड देना बंद कर दिया। तो फिर ये पैसा कहाँ जा रहा है सर? ये एक प्रश्न आपने खड़ा किया है। कुछ बातें ऐसी हैं जो इशारे में समझ लेनी चाहिए। निसंदेह इसकी आमदनी का हिसाब दुकानदारों की एक कमेटी जो ये हमारी बनी हुई है, इसके सामने बैठ के इन आयोजकों को, जो इस मेले के कर्णधार हैं, उनको बैठ के बताना चाहिए। इसका बजट बनना चाहिए और वो बजट पब्लिक डोमिनेशन में आना चाहिए कि हम आगे आने वाले मेले के अंदर ये इतना हमारा पैसा है, हम इस मद में इतना पैसा खर्च करेंगे। ऐसा उनको कम से कम इस ग्वालियर की जनता के सामने तो रखना चाहिए। कोई उनसे पैसा छीनने नहीं जा रहा। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। हम आशावादी लोग हैं और हम आशावादी होने के साथ साथ हम कर्मशील लोग भी हैं। हम पूरी तरह कर्म पर भरोसा करते हैं। हम चाहते हैं कि इस मेले के अंदर एम्पोरियम आए। पहले एम्पोरियम आते थे आसाम का, बंगाल का, बिहार का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का। ये एम्पोरियम, बड़े बड़े एम्पोरियम इसमें लगते थे, लेकिन धीरे धीरे वो एम्पोरियम निकल गए। अभी अनुज भैया ने इशारा किया था, प्रदर्शनी, एसएफ की प्रदर्शनी, बीएसएफ की प्रदर्शनी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की प्रदर्शनी, पुलिस की प्रदर्शनी, और जितनी प्रदर्शनियां थी, हम लोगों ने, ये सच कहते हैं कि हमने जब बांध नहीं देखे तो बहुत बड़ा एक स्कल लगा के और उसके ऊपर बांध दर्शाए जा रहे थे कि ये नदी यहाँ से निकल रही है, यहाँ ये बांध बना है, ये बांध बना है, इतनी हेक्टेयर जमीन इससे सिंचित हो रही है, इससे, और ये सारी जानकारियाँ मिलती थी। और जैसे भी हमारे भदौरिया जी ने कहा कि जब ऐसा डिपार्टमेंट है जो उसके अंडर में ही ये आता है, तो भैया आप बताओ ना कि इतनी फैक्ट्रियां लगी हैं, इन फैक्ट्रियां इतनी लगाई जा सकती हैं और इतना ज़्यादा लोगों को रोजगार इसके माध्यम से दिया जा सकता है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ग्वालियर व्यापार मेले का है, तो इसका उपयोग सरकार क्यों नहीं करना चाहती, ये प्रश्न अभी तक समझ नहीं आया। ये प्रश्न समझ में आया। मेरा प्रश्न आपसे वही जो दादा से था, मेरे पास ऐसी सूचनाएं कुछ आई, हालांकि इस बार मेला में ज़्यादा जा नहीं पाया। कुछ सूचनाएं ऐसी आई कि मेले में अगर 100 ठेले घूम रहे हैं जिनकी बाकायदा रसीद भी कटी है, लेकिन 900 ठेले ऐसे घूम रहे हैं जिनकी रसीदें नहीं कटी हैं, तो उनका कटा क्या है? इस मेले में लगभग 2000 से ऊपर ठेले हैं और मैं नहीं समझता इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 500 रसीदें कटी हुई हैं। बाकी जो इनके जो नुमाइंदे हैं उन्हीं की जेबों में पैसा जा रहा है। वो जो फड़ पे लोग बैठे हैं, फड़ पे जो बैठे हैं उन लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा प्राधिकरण में जमा हो रहा है, रसीद कट रही है उसकी, और गोलमाल उसमें वो है। आप समझदार हो, उसमें ज़्यादा बोलना मैं फिर मैं ये जानना चाहूँगा कि जब पर्याप्त मात्रा में पैसा आ रहा है, रसीदें कट रही हैं, दुकानें उठ रही हैं, दुकानों के लिए मारामारी होती है, दुकान मिल नहीं पाती, मेला प्राधिकरण कहता है दुकान है नहीं खाली, तो फिर सारी दुकानें उठ गई, पैसा सारा आ गया, तो फिर बड़े बड़े कार्यक्रम के लिए पैसा क्यों नहीं मिल पाता? प्राधिकरण में फंड की कोई कमी नहीं है, क्योंकि सेक्रेटरी महोदय का एक ही कहना है कि हमारे ऊपर अध्यक्ष नहीं है, इस वजह से हम कोई कार्यक्रम नहीं करा पा रहे हैं। फंड की कोई कमी नहीं है। नहीं, बिल्कुल फंड की बिल्कुल कमी नहीं है मेले के पास में, क्योंकि हम भी अगर मेला, अगर ग्वालियर के बाहर भी कहीं अगर मेला हम लगाते हैं तो हम पूरी प्लानिंग के साथ लगाते हैं, कितना हमारा खर्चा आएगा, कितना हमें प्रॉफिट होगा। अगर मेला अगर घाटे में ही चल रहा है तो फिर लग ही क्यों रहा है? अगर उनको ये लग रहा है कि वो अगर चलाने पे उनको घाटा हो रहा है तो वो ना चलाएं। व्यापारी संघ चलाने के लिए तैयार है, बाकी हमारी पूरी टीम चलाने के लिए तैयार है। अगर उनको घाटा लग रहा है वो हम इस बात को साबित कर सकते हैं, उनको फायदा करके देंगे मेले को। अगर वो व्यापारी संघ के हवाले मेले को कर दे, वो हर वर्ष फायदे में जाएगा मेला। बहुत अच्छी बात निकल करके आई है कि यदि आपको घाटा हो रहा है तो फायदा हम करा देंगे। भदौरिया जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि घाटा अगर हो रहा है तो फिर है ना जी, या अगर मान लीजिए अगर फंड है तो फिर मेले का आधुनिक जो आकर्षण जो होता है लाइटों का, वो क्यों नहीं हो पा रहा? अगर फंड है तो
चलिए, अध्यक्ष की वजह से और सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही, लेकिन लाइटें तो लगनी चाहिए ना, ठेका तो आपने दिया है। अभी जैसे भाई साहब ने कहा फंड है, फंड का पूरा एक प्री प्लान क्या है, किस बजट में किस मद में कितना बजट जाना चाहिए, इसकी कोई डिटेल नहीं है, और कहाँ कितना कैसे खर्च होगा। बाकी जबकि मेले में फंड की कोई कमी नहीं है, बाकी फंड की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि जो भी प्रदर्शनियों की और एम्पोरियम की जो बात आई निकल करके, मेला घूमने जाने वाले जो बच्चे होते हैं साथ में, कहीं ना कहीं उनको सीखने को मिलता है, उनको जानने को मिलता है कि पुलिस क्या होती है, बीएसएफ क्या होती है, नेवी क्या होती है, बांध कैसे बनते हैं, और भी बहुत सारी जो प्रदर्शनियाँ, जो कि पहले के समय पे हम बताएं, ग्वालियर का मेला, मैं जब छोटा था तो हम चर्चाओं में सुनते थे कि उसको निवास बोला जाता था, कि निवास भरिए साहब, ग्वालियर के निवास भरिए साहब। तो वो जो निवास वाला स्वरूप था, फिर मेले का स्वरूप हुआ, फिर व्यापार मेला बना, और आज हम देख रहे हैं कि व्यापार मेले से सब कुछ है, पर वो जो जिससे शुरुआत हुई थी वही गायब है ना। तो आज वहाँ पशुओं का मेला जो लगता है, कब लगता है कब खत्म हो जाता है पता नहीं पड़ता, और ना निवास कब लगती है कब खत्म हो जाती है, प्रदर्शनी कब लगती है कब खत्म हो जाती है, पता ही नहीं पड़ता। और जैसा अनुज भाई ने कहा कि कुछ तो बनना शुरू होती हैं और मेले खत्म होते होते बनती रह जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती। दादा, बस समाप्ति की ओर हैं हम, कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में और हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगता है कि सिंधिया जी जो हैं, जो एलिवेटेड रोड ग्वालियर के अंदर ला सकते हैं, एयरपोर्ट ग्वालियर के अंदर ला सकते हैं, ग्वालियर के अंदर आधुनिक स्टेशन और आधुनिक बस स्टैंड ला सकते हैं, मेले को आधुनिक नहीं बना पा रहे, क्या वजह? चर्चा के दौरान तो ऐसा लगता है कि सिंधिया जी के दिलो दिमाग में तड़पन तो है, इस मेले को लेके उनके दिमाग में चिंता तो है, और चूंकि उनकी व्यस्तताएं ज़्यादा हैं तो शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। हम आपका इस फ्लोट का माध्यम का लाभ लेते हुए सिंधिया जी से ज़रूर निवेदन करना चाहेंगे कि ये आपके पूर्वजों के द्वारा लगाया गया मेला है। श्रीमान, इस मेले में जो इनके पूर्व के दादे परदादे शासक थे, इस मेले को लगाने के बाद मेले में एक राउंड भेष बदल के लगाते थे और दुकानदारों को ये देखते थे कि किस दुकानदार का व्यापार कितना चल रहा है, और आखिरी के दिनों में जिस दुकानदार की बिक्री नहीं होती थी उसका सामान खुद खरीदवाते थे। ये वो सिंधिया परिवार, और उस सिंधिया परिवार का ये प्रतिनिधि हमारे बीच में जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, हम तो इनसे ये अपेक्षा करते हैं कि अपने परिवार की धरोहर नहीं, ये पूरा ग्वालियर आपका है, और अब तो ये पूरा देश आपका है, आप तो इस देश के नेता हो, तो ग्वालियर के तो हो ही, तो परिवार की इस एक यूनिट का ध्यान कर लो, थोड़ा सा इस पर अपन चर्चा कर लें। हम फिर कहते हैं कि हम पूरी तरह इस मेले का दुकानदार, इस मेले का घूमने वाला और इस ग्वालियर का हर नागरिक सिंधिया जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। कृपया, आपने एलिवेटेड रोड की बात करी, इसमें एक मन की पीड़ा की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हालांकि ये विषय आज के तारतम्य से अलग है, लेकिन एक रोप वे का प्रकरण और पड़ा हुआ है। सिंधिया जी, आप इस पर ध्यान दे लें, ये भी ग्वालियर की प्रगति का मील का पत्थर साबित होगा। वो रोप वे बनना ही चाहिए। कई करोड़ रुपए उसके ऊपर लग चुका है, लेकिन वो भी बीच में लटका हुआ है। हमारा निवेदन है सिंधिया जी से कि इन तमाम बातों पे ध्यान दें। सिंधिया जी हमारे अपने हैं, हमारे अपने परिवार के हैं, ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ के हैं, और हम हर बात में सिंधिया जी के साथ हैं। बहुत अच्छी बात दादा। और अनुज भाई से भी पूछना चाहूँगा कि जो मैंने अभी दादा से पूछा था, सिंधिया जी बहुत बड़े मंत्री हैं, और ये बात निसंदेह मुझे भी कहीं ना कहीं पत्रकारिता के दौरान महसूस होती है जब मैं उनके कार्यक्रम कवरेज कर रहा होता हूँ। और दादा ने कहा, दादा तो बहुत पर्सनली तरीके से जानते भी हैं उनको, उनके साथ भी रहते हैं कार्यक्रमों में। तड़प तो है उनके अंदर और लगन भी है करने की, इच्छा शक्ति भी है, फिर ऐसी क्या वजह है कि इतने बड़े पावरफुल मंत्री को, नेता को भी ग्वालियर मेला में कुछ करने से रोक देती है? नहीं, बात बिल्कुल सही कही आपने कि उनमें वो सारी शक्ति है उनके पास में, वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतने बिजी रहते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा उनके पास में डिपार्टमेंट है, पूरे देश का विमान का व्यवस्थाएं सारी संभाले हुए है। और आपने जैसे कहा कि अभी बहुत ही अच्छा उन्हें एयरपोर्ट बनाया है जो आधुनिक तरीके से बनके तैयार है, और बाकी स्टेशन भी आधुनिक होने जा रहा है। वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि मेला भी आधुनिक हो, और मेला को लगाने की कोशिश भी करते हैं। उनके प्रयास से ही आपने देखा होगा कि मेले में जो
ऑटोमोबाइल की जो छूट आई है वो उनके ही प्रयासों से आई है। पिछले वर्ष भी उन्हें प्रयास किया था। वो कहीं ना कहीं मेले को लेके बहुत ज़्यादा अग्रसर रहते हैं, उनको लगता है कि मेला लगना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कोशिश की कि जब कोरोना काल में उनको लगा कि हमारे सभी व्यापारी भाई दुकानदार सब उनको लग रहा है कि उनका रोजगार कहीं ना कहीं छिन रहा है, तो उनने तो यहाँ तक कोशिश की कि मेला लग जाए, और उन्हें लगवा भी दिया मेला। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्थाएं रहीं कि उन्होंने मेला बीच में बंद कर दिया। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा मैं कि मेला जब 2020-21 में बंद किया गया था तो दुकानदार भाइयों से सबसे किराया तो इनने 2 महीने का लिया पूरा, लेकिन महीने का पूरा 2 महीने किराया लिया इनने, और बीच में मेला 20 दिन में बंद कर दिया गया और सारा फंड व्यापारियों का जमा है। उसके बाद भी सभी अधिकारियों ने कहा कि इस पैसे को हम आगे समायोजित करके आगे के मेले में कर देंगे, लेकिन वो नहीं किया गया। उसके अलावा जो पिछली वर्ष भी 23-24 का जो मेला लगा उसमें भी उन्होंने देखा कि जो पिछले वर्ष का जो था वो तो समायोजित नहीं किया, बल्कि जो बढ़ाया गया था, जबकि पिछले कई वर्षों से मेला बढ़ता आ रहा है। ना तो कभी ज़मीन के पैसे लिए गए थे ना कभी लिए थे, लेकिन पिछली वर्ष ज़मीन का पैसा भी लिया गया, समायोजित नहीं किया गया पुराना पैसा। और इस बार भी जब 4 दिन जो बढ़ाए गए हैं, हम तो इसी बात से खुश थे कि मेला 2 महीने कर दिया है, और आगे हम लोगों की डिमांड भी नहीं थी, लेकिन मेले ने अगर बढ़ा भी दिया 4 दिन का, तो हमारा तो यही है कि पुराना समायोजित तो इसको कर दें, और जो 4 दिन का पैसा है जो ना लें, जिससे कम से कम व्यापारी, जैसे भाई साहब ने भी कहा कि जब लगता था कि मेला कहीं ना कहीं घाटे में या मौसम का शिकार हो गया है, तो वो खुद आते थे बेच बदल के और उसका सारा सामान खरीद के उसको कहीं से घाटा नहीं होने देते थे। लेकिन अब जो बैठे हुए हैं वहाँ पे जो नुमाइंदे इसको संभाले हुए हैं, वो तो कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि व्यापारी को इतना परेशान कर दें कि अगले वर्ष खुद ही नहीं आए, पता नहीं दुकानों में अपने घर के लिए रहने के लिए जगह बनाएंगे, क्या करेंगे। ऐसे तो दुकानदार भगता चला जाएगा धीरे धीरे। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। बद्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सिंधिया जी के प्रयास जो हैं वो तो आप सब लोग कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? सिंधिया जी के महाराज साहब के प्रयास निरंतर जारी रहते हैं। वो नया ग्वालियर के लिए नया करने की कोशिश करते हैं, और मैं ये भी चाहूँगा कि आगे आने वाले टाइम में जैसे ऑटो एक्सपो है, मीडिया एक्सपो है, और प्रिंटिंग एक्सपो, इस टाइप के एक्सपो वगैरह भी इस मेले के अंदर जुड़ें, जिससे लोगों को यहाँ आने वाले फ्यूचर के बारे में जानकारी मिले। जी, मैं तो महाराज साहब से सिर्फ एक आग्रह ही करना चाहूँगा कि चूँकि इस मेले पर थोड़ा सा ध्यान दें और हम लोगों की थोड़ी पीड़ा समझें। जी। अब मेरा प्रश्न जो है वो बड़ा थोड़ा सा मतलब हो सकता है आप लोगों को भी अजीब सा लगे, पर ज़रूरी बहुत है। मेले में जो चर्चाएं होती हैं वो पॉजिटिव कम नेगेटिव ज़्यादा होती हैं। हम देखते हैं कि अभी झूला सेक्टर में जिस तरीके से हादसा हुआ और उसके बाद मतलब बहुत सारी उंगलियां उठाई गई, प्रशासन के ऊपर भी उठाई गई, झूला संचालित जो करते हैं आप लोगों के ऊपर भी उठाई गई कि साहब इसमें ये कमी थी और इसकी वजह से ये दुर्घटना हो गई। लेकिन हमने देखा कि कई बार मेले में आग लग जाती है, और हर बार मेले में आग लगी है, मतलब हर बार लगी है। पिछली बार भी लगी थी और आपकी दुकान शायद उसमें डैमेज भी हुई थी। तो आग तो कोई नहीं लगाता। कोई आदमी चाहता है कि मैं झूला लगाऊं, मेरे झूले से कोई गिर जाए और उसके बाद फिर मुझे उसके लिए 4 आदमी उंगली उठाएं। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि ये कमी मैं छोड़ूं, लेकिन फिर भी कमियां रह जाती हैं। तो ये जो कमी रह जाती हैं, चाहे वो साइकिल स्टैंड और स्टैंड की बात हो, उसमें आता है कि साहब पर्ची ज़्यादा काटी जा रही हैं, ठीक है, और चाहे वो झूले सेक्टर की कमियों की बात हो, चाहे वो मतलब अन्य दुकानों की बात हो। जब मेला प्राधिकरण वहाँ पर सिलेंडर रखता है, जब मेला प्राधिकरण वहाँ पर इंश्योरेंस करता है, मेला प्राधिकरण के लोग जब है ना सब दुकानों को देने से पहले सारे वेरिफिकेशन करते हैं, तो दादा कमी कहाँ रह जाती, क्यों आखिर ये सब चीज़ें बाहर बाद में निकल करके आती हैं? हमारे झूले वालों के द्वारा झूला सेक्टर में कोई कमी नहीं रहती। पूरा प्रयास शासन के द्वारा जो कमेटी निर्धारित की जाती है वो हमारे झूलों का इंस्पेक्शन करती है, हमको फिटनेस सर्टिफिकेट देती है और उसके बाद हम झूला चलाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि हम बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के झूला चलाते हों। जहाँ तक घटना दुर्घटना की बात है, ये तो जस्ट प्राकृतिक आपदाओं की तरह है। हमारी दुकान में अगर आग लगती है, अगर सिलेंडर से लगे या शॉर्ट सर्किट से लगे, कौन दुकानदार चाहेगा कि अपने जीवन के रोजगार को उसको आग लगा दे? और कौन चाहेगा? आपका कहना बिल्कुल सही है। झूले वाला जब झूला चालू करता है ये सब सर्टिफिकेट तो ले ही लेता है, इसके बाद में परम पिता परमात्मा की आराधना करता है, उसको हाथ जोड़ के निवेदन करता है, पहले सत्यनारायण की कथा कराता है, पहले ईश्वर की आराधना हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ कराता है कि हे प्रभु हमारा झूला सकुशल चलता रहे, ये मेला सकुशल चलता रहे। हम निसंदेह अपने बीमा कराते हैं दुकानदारों का
कि बीमा हो। अब वो एक मानवीय कमी तो थोड़ी सी रहती है कि आदमी फालतू पैसा ना जाए, कम पैसे में काम चल जाए, ये हो, तो उस तरह की किसी अपनी मानवीय कमजोरी का शिकार बन जाए वो अलग बात है। कभी कभी झूले वालों का निर्देश होता है कि भाई हमारे इस झूले में 2 से तीसरा आदमी नहीं बैठेगा, जो ट्रॉली बनी हुई है। लेकिन कभी कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो ज़बरदस्ती, क्योंकि गेट पे तो हमारा आदमी खड़ा है, उसको जबरदस्ती धकेलेगा, नहीं यार हमको इनके साथ बैठना है, तो वो ऐसे करके बैठ जाता है। कभी कोई भी झूला मालिक नहीं कहता कि किसी भी नियम का उल्लंघन किया जाए। और हम ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ की ओर से सभी दुकानदारों को और सबसे हमेशा निवेदन करते हैं कि हमको शासन के निर्देशों का हर कदम पे पालन करना है, और किया जाता है। भदौरिया जी, आप तो झूला खुद भी संचालित करते हैं, मतलब ये जो चीज़ें अभी मैंने बोली, क्या मतलब लगता है, मतलब क्या दिक्कत रहती है इसको लेकर के? देखिए नेगेटिव न्यूज क्यों आती है इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, हम लोगों को सुबह पूरा प्रयास रहता है, सुबह चेकिंग करते हैं पूरे झूले की, A to Z ऊपर से नीचे तक हमारे जो लोग होते हैं वो चेकिंग करते हैं। उसके बाद भी वैसे कोई नहीं होता। कई बार क्या होता है, आजकल ट्रेंड हो गया कि सेल्फी लेने का, तो लोग वहाँ ये ध्यान नहीं देते कि झूला किस मौसम में है, तो सेल्फी के चक्कर में कुछ ऐसा होता है। बाकी हम लोग इस तरफ से पूरा पब्लिक लाइबिलिटी का इंश्योरेंस भी कराया जाता है। जी अनिल भाई। नहीं, जैसे आप देखते हैं कि झूले जब संचालित किए जाते हैं तो चालू करने से पहले हम लोग उसकी पूरी तैयारी करते हैं, जगह के हिसाब से उसको प्रॉपर तैयार करके लगाते हैं उनको कि कहीं उसमें ऐसी ढील पोल तो नहीं है। उसके बाद मेले द्वारा जो समितियां गठित की जाती है, चाहे वो सुरक्षा की हो चाहे लाइट की हो, वो सारी टीमें उसको देखती हैं। देखने के बाद उसका हमें एक सर्टिफिकेट देती हैं कि आप इनको चालू कर सकते हैं। और बाकी रही बात घटना दुर्घटना की, ये तो आप कहीं ले सकते हैं। अगर नई गाड़ी आप अगर शोरूम से उठा के और बाहर रोड पे निकलते हैं और रोड पे निकलते ही एक्सीडेंट हो जाए, फिर आप कहने लगे तो मारुति की गाड़ी खराब थी इसलिए हो गया, तो वो घटना दुर्घटना कहीं भी हो सकती हैं। उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि उस झूले में ये कमी थी। कोई अगर सीढ़ियों पे चढ़ते हुए फिसल के गिरेगा किसी झूले की पे, तो आप कैसे मान लेंगे झूले में कमी है? वो तो कहीं ना कहीं उस पर हम लिख के सारा एक निर्देश लिखते हैं, उसमें लिखा होता है कि भाई जिनको मिर्गी की दिक्कत है या वैसी कोई समस्या है, इनको चक्कर आते हो, उल्टी आती हो, झूले पर ना चढ़ें। निर्देशों के बावजूद भी अगर कोई क्या होता है, मेले में जाकर लोगों में जोश आ जाता है। फैमिली में अगर 4 लोग हैं और 3 जाना चाहते, 1 नहीं जाना चाहता, तो 3 लोग उस चौथे को भी ले जाते हैं, झूलना नहीं चाहता उसको भी, तो उसको कहीं ना कहीं चक्कर आते वो गिर जाता है, इस तरह से हो जाते हैं हाथ से। तो इसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा है कि उसमें आप ये कहो कि झूले वाला उसका जिम्मेदार है, तो कैसे मान लेंगे आप उसको? कैसे मान लेंगे उसको? ठीक है, आपने बहुत सही जानकारी भी दी है। इस बार मेले में हमने देखा कि मेला इस वजह से भी बंद हुआ कि शिकायतें आई, खबरें आई, मीडिया में भी प्रकाशित हुई कि अनावश्यक के लोग आकर के मुफ्त का मेला मतलब जो है उसकी आदत पड़ती जा रही है ग्वालियर में, और उसको लेकर के मेला बंद हुआ। ये मुफ्त वाली आदत डाली किसने सर? अमूमन तो मुफ्तखोरी आदमी वहाँ करता है जहाँ उसके पास खुद का पैसा नहीं होता या उसका अपना खुद का वजूद नहीं होता। कोई भी सभ्य नागरिक कभी किसी भी जगह मुफ्त में काम करने का प्रयास नहीं करता। और झूले वाले तो बहुत लिबरल हैं साहब हमारे यहाँ। कभी अगर आप किसी भी प्यार से किसी झूले के मालिक से बात कर लोगे, आप ये कह दोगे भैया हम पर तो नहीं है इतना, तो वो कहेगा चलो इनको झुला दो। ये हमारे झूले वालों का ट्रेंड है। ये कभी वो नहीं अड़ते कि नहीं तुमको नहीं झुलाएंगे। लेकिन हर व्यक्ति को अपना नियम का पालन करना चाहिए। अब आ जाओ, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं अपने साइकिल और स्कूटर और कार स्टैंड पर, अमूमन ये घटनाएं वहाँ सुनने को मिलती हैं कि पैसा ज़्यादा कर दिया, पैसा कम कर दिया। उसमें भी विशेष करके देखा जाए तो ठेकेदार को मेला जब ठेका देता है तो उसके रेट निर्धारित करता है। और कभी कोई ठेकेदार का भी जो कर्मचारी है वो कोई उससे गलत इतर बात कर देता है तो उसमें भी ठेकेदार उसको डांटता है। और हमारा तो सबको कहना यह है कि भाई मेले में जो चीज़ निर्धारित है उसको आप बोर्ड पे अंकित कर दें, लिख दें, कार का इतना, स्कूटर का इतना। हमारे जो दुकानदार हैं वो सब लोग अपने पूरे नियमों का पालन करते हुए कहीं भी कोई कानूनी तौर से हम अपने को निर्बलता और बाध्यता अनुभव नहीं करते। हमारा पूरा दुकानदार, पूरा चाहे झूले वाला हो, चाहे सर्कस वाला हो, चाहे वो सब शासन के नियमों का अक्षरशः पालन करते हैं और उसका पूरा प्रयास करते हैं कि मेला ऊंचाइयों की ओर चले और मेला बहुत अच्छी तरह चले। तो मेरा प्रश्न अब कल्ली पंडित जी से है। पंडित जी, थोड़ा सा आप बताएंगे, ये सारे प्रश्न जो अभी हुए थे मैं आपके पास उस समय नहीं आ पाया था, लेकिन अब आना चाहूँगा। और साथ में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पिछली बार आपकी जो दुकान थी उसमें आग भी लगी थी, क्या नुकसान हुआ था आपको और उसमें क्या उसकी भरपाई पूरी हो पाई थी जितना नुकसान हुआ था?
मैं यही बताना चाहूँगा, इंश्योरेंस तो था मेरा, क्योंकि मेरा नुकसान काफ़ी हुआ है और जितना इंश्योरेंस है उससे ज़्यादा मेरा भरपाई नहीं हो पाई है और काफ़ी मेरा उसमें नुकसान बहुत। प्राधिकरण से मुझे मात्र 1 लाख रुपए दिया गया था और इंश्योरेंस भी था मेरा। आपको व्यापारी संघ ने मेरे सभी भाइयों ने मेरा सहयोग किया उसमें। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या आप मांग रखते हैं? मैं यही सभी दुकानदार भाइयों से कहना चाहता हूं कि विशेष जो अपना मेरा प्राधिकरण गाइडलाइन है उसको फॉलो करें और जो अपने फायर सिलेंडर वगैरह सब प्रत्येक दुकानदार हमारे रखते भी है और सब जो नहीं भी रखते हैं उन लोगों को भी मेरा यही कहना है, जो मेरी बात को सुन रहे हो वो भी लोग भी रखें। ठीक है। मेले प्राधिकरण के चारों तरफ छोटे छोटे प्रश्नों में चाहेंगे, क्योंकि सत्र हमारा लंबा हो रहा है तो मैं चाहूँगा छोटे छोटे उत्तर प्रश्न हो, छोटे छोटे उत्तर हो जाएं। मेले प्राधिकरण के चारों तरफ बहुत सारे मैरिज गार्डन बन गए, लाखों रुपए की कमाई मैरिज गार्डन से हो रही है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश फैसिलिटी सेंटर, जो कि केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराज सिंधिया जी ने बनाया था और उसका मकसद था कि वर्ष भर मेले के आयोजन मेले के अंदर होते रहें और देश विदेश की कंपनियां, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां वहां पर आएँ। दोनों ही चीज़ें जो हैं मेले के लिए फ़ायदे के लिए की गई थी। क्या आपको लग रहा है कि इन सारे मैरिज गार्डन का फ़ायदा मेले को मिल रहा है? क्या वाकई में मध्य प्रदेश फैसिलिटी सेंटर का उद्देश्य पूरा हो पा रहा है, उसका फ़ायदा मेले को मिल रहा है? छोटी छोटी लाइन में। कतई नहीं। फैसिलिटी सेंटर में लगाई हुई राशि तो ऐसा लगता है कि शायद व्यर्थ गई है। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग नहीं हो रहा। और जहाँ तक इन मैरिज गार्डनों का सवाल है, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी इस पे अपनी नाराज़गी व्यक्त कर चुके हैं। तीसरी बात, जिन लोगों को उसके संचालन के लिए दिया गया है उसका संभवतः करोड़ों रुपया अभी मेले का बकाया है। उसमें भी एक बहुत बड़ा कुछ ना कुछ ऐसा है कि जहां निगाह डालनी चाहिए और उसको समझना चाहिए कि आखिरकार वहां ऐसी क्या गड़बड़ है। पाटिल जी, फैसिलिटी सेंटर जिस चीज़ के लिए बनाया गया था उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। उसकी दुर्दशा इतनी ख़राब है कि अंदर आप खड़े भी नहीं हो सकते उसके अंदर। पिछले 2 वर्षों से इसकी ये स्थिति बनी हुई है। फैसिलिटी सेंटर में अब तो ना बाहर सांस्कृतिक कार्यक्रम करने लगे। नहीं, बिल्कुल फैसिलिटी सेंटर के जो अंदर होना चाहिए था वो उनको बाहर करना पड़ रहा है, क्योंकि मजबूरी है उनकी, क्योंकि उसके अंदर ना तो साफ सफाई की व्यवस्था है, ना जो जिस तरह से उसको बनाया गया था कि उसको अंदर कार्यक्रम हो, उसके सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, वो कहीं ना कहीं इस तरह से जर्जर हो गया है वो कि उसके मेंटेनेंस ना होने के कारण, क्योंकि फंड काफ़ी है उनके पास, इसलिए उनको वो अंदर जो होना चाहिए था सर्दी के मौसम में उनको बाहर करना पड़ रहा है प्रोग्राम। फैसिलिटेट सेंटर का बिल्कुल भी उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक भी कोई बड़े एक्सपो यहाँ पर आयोजित नहीं हुए अभी तक, जब से फैसिलिटेट सेंटर बना हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम उस फैसिलिटेट सेंटर के अंदर मीडिया एक्सपो, डायमंड एक्सपो, इस टाइप के बड़े बड़े ऑटोमोबाइल एक्सपो का आयोजन हो। जी, अब बस मैं सत्र को समाप्त करने ही जा रहा हूँ, लेकिन मैं बस एक ही चीज़ मेरे दिल में जो है वो मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि मेले का जो स्वरूप है वह स्वरूप एक बृहद स्वरूप के रूप में बदले और मेला जो कभी महाराज ने सपना देखा था उस सपने के अनुसार एक बड़ा स्वरूप ले और दिल्ली के प्रगति मैदान, क्या पूरे एशिया के अंदर ग्वालियर के मेले की चमक बरकरार हो जाए। उसके लिए आपको क्या लगता है सर, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? जैसे कि मुझे जो लगता है मैं आपको बताऊं, अगर आप उससे सहमत हो तो जरूर बताना, कि दूर दराज से जो लोग आते हैं उनके रुकने और ठहरने के लिए व्यवस्था मुझे लगता है एक आधुनिक तरीके से होनी चाहिए और साथ साथ में जो व्यापारी लोग आते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं कुछ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप उस संस्था को चलाते हैं जो व्यापारियों से सीधे सीधे जुड़ी हुई है और आप मेले की हर छोटी बड़ी अच्छी बुरी चीज़ों से वाकिफ हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम पॉइंट नोट कर लें और जिनको हम बड़े स्तर पर उठाएं, जिनके लिए लगातार हम प्रयास करें। मेला खत्म होने वाला है, लेकिन मेला खत्म होने के बाद भी उसके लिए हम लगातार उठाते रहें उन सवालों को मीडिया के माध्यम से, जो आप हमें बताए जाएंगे। मेले के अंदर आपने जितनी बात कही है बहुत ठीक कही है, बहुत सुंदर कही है। मैं आपकी इन दोनों तीनों बातों का समर्थन करता हूं। मेले की प्रगति में ये मील के पत्थर साबित होंगे। हम चाहते हैं कि मेला प्रगति की ओर बढ़े, अपने यौवन की ओर आए, मेले के दुकानदार को कोई समस्या ना हो। मैंने जगह पहले निवेदन किया था, दुकानदार आपसे क्या चाहता है? दुकानदार केवल 2-3 चीज़ें, हमारी दुकान समय पे हमको मिल जाए, उसमें कोई व्यवधान ना हो, आपके दरवाजे पे खड़े होके हमारा दुकानदार 2-2, 4-4 घंटे लाइन में ना लगे। हमारा दुकानदार ये चाहता है कि हमको पीने का पानी मिल जाए
और हमारा दुकानदार ये चाहता है कि जो ग्राहक हमारे दुकानों पे आ रहा है उसको कोई असुविधा ना हो। इन 3 बातों के अलावा दुकानदार कुछ नहीं चाहता, केवल इस मेले की प्रगति की कामना करता है और प्रगति के कार्य में होने वाले सहयोग को हमेशा देने को तैयार रहता है। पंडित जी, जैसा कि आपने कहा अभी कि जो दूर दराज से जो सैलानी आते हैं उन लोगों को ठहरने के लिए एक व्यवस्था बनाए। पिछली बार शायद आपको ध्यान हो, पिछली बार ओपनिंग के टाइम पर माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी ये निर्देश दिया था मेला प्राधिकरण को कि ऐसा एक हॉल यहाँ बनना चाहिए। हम लोग ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ ने इस चीज़ की मांग भी की थी माननीय हमारे श्री महेश मुदगल जी द्वारा, और उसमें माननीय श्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा कहा भी गया था कि इस पर हम लोग गौर करेंगे और ऐसा एक विशेष हॉल, बड़ा हॉल हम तैयार करवाएंगे। जैसे आपने कहा कि दुकानदारों के लिए क्या क्या सुविधा होना चाहिए, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि मेला में इतनी पर्याप्त जगह है मेले के अंदर कि जो कचरादान बना रखा है चारों तरफ मेले को, उसकी जगह कहीं ना कहीं अगर इनको व्यवसाय करना है तो जितने भी दुकानदार भाई है जो शहर में गोदाम लेके रखते हैं उनके लिए गोदाम बना दिए जाएँ, और उनको जिस तरह से आवंटित करते हैं मेले में वैसे उनको भी कर दिया जाए तो साल भर एक आमंत्रित हो जाएगी मेले की। इससे कहीं ना कहीं मेले के मेला जिस तरह से तरक्की करे उसके लिए वो काम आएगा। मेले के अंदर जो जितने भी और बाहर से व्यापारी आते हैं उनके रखने के लिए, सामान रखने के लिए अनुज जी ने कहा जैसे गोदाम बना दिए जाएं तो कम से कम उससे मेले को भी एक आय होगी। ठीक, और मैं चाहूँगा कि जो जितने भी सैलानी आते हैं उनके रुकने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, कल मेला जब मैं देखने गया तो मेले के जो गेट हैं पुराने, जो कि दादा ने भी बताया, अनुज भाई ने भी बताया, सब लोग बता रहे थे कि ऐतिहासिक गेट हैं, उन गेटों की तरफ जो दुकानें बनी हुई हैं वो आज भी खाली दिख रही मुझे। कल मैं गया, कल भी मुझे वो खाली दिख रही थी, और कई दुकानदारों ने ये किया है कि आगे अपने शोरूम बनाए हैं और उस जगह पर भी उन्होंने दुकान ले ली और वहाँ पर उन्होंने गोदाम टाइप के बना दिए हैं। तो मेले में मेला लगने के बाद, यदि अनुज भाई का जो सुझाव है वो अच्छा है कि मेला लगने के बाद जब मेला खत्म हो जाता है उसके बाद आप उसका उपयोग एक गोदाम की तरह कर सकते हैं, लेकिन मेला जब लगता है तब तो उसको मेला रहने दें, तब उसको गोदाम क्यों बना रहे हैं। तो मैं ये जरूर चाहूँगा कि दादा, बस अंतिम प्रश्न है ये मेरा, क्या कहना चाहेंगे अपनी नज़रिए से, अपने अनुभव से, और क्या आप मेला प्राधिकरण और मेला प्राधिकरण को करता धरता जो हैं इस समय उनको संदेश देना चाहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आज आपसे अपील भी करवाना चाहता हूँ ग्वालियर के लोगों से, और जो लोग ग्वालियर का मेला घूम चुके हैं देश विदेश में जहाँ भी हों, अगर हमारा वीडियो उन तक पहुँच सका तो उन तक महेश मुदगल जी क्या अपील करना चाहेंगे ताकि फिर से ग्वालियर की रौनक वापस आ सके। आपका कहना बहुत सही है। मैं ग्वालियर मेले का हित चिंतन रखने वाले अपने उन सभी बंधु बांधवों से ये निवेदन करूंगा कि उनके पास इस मेले की प्रगति के जो भी सुझाव हों वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे पास भेजें या डायरेक्ट शासन को भेजें, और जिन व्यक्तियों का व्यक्तिगत प्रभाव शासन के लोगों पर हो वो उसका उपयोग कर सकते हों। तो ये मेरी अपील है, इस मेले को बचाने के लिए, इस मेले को प्रगति के रास्ते पे ले जाने के लिए कृपया करके वे अपने उस प्रयास का उपयोग करें, उसका प्रभाव का उपयोग करें, ताकि ये मेला प्रगति की ओर आगे बढ़ सके। जैसा कि भाई साहब ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। आप उधर देख करके हमारे दर्शकों को बताइए और उनसे अपील कीजिए, उन्हें मेला बुलाइए, मैं चाहता हूँ। मैं सभी ग्वालियर के सैलानियों और बाहर के लोगों से भी अपील यही करना चाहूँगा कि मेले में आएँ, और इस मेले में आपको तरह तरह के मनोरंजनों के साधन हैं, और हम लोगों का प्रयास भी है कि अगली बार जब आप लोग आएँ तो इस मेले को अधिक सुंदर बनाएं। और हम लोगों का ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ की तरफ से बहुत स्वागत, हार्दिक वंदन करते हैं सभी लोगों का। मैं तो सभी शहरवासियों देशवासियों से कहना चाहूँगा कि पहले तो मुझे मान लें कि ये मेला सिर्फ दुकानदारों का या झूले वालों का नहीं है, ये मेला प्रत्येक ग्वालियरवासी का है, प्रदेशवासी का है। वो उस मेले को अपना मान के इस मेले को घूमने आए, उनको कहीं भी किसी भी तरह की कमियां दिखें तो मेला प्राधिकरण का ऑफिस बना हुआ है, वहाँ जाके शिकायत दर्ज करें। उसके अलावा व्यापारी संघ से आप शिकायत कर सकते हैं, वो भी आपको पूरा सहयोग करेगा। इसको अपना मान के इसको आए कि ये मेला हमारा है, इसको ऐसा ना समझे कि मेला कोई और लगा रहा है। इसको मेले को हम लगा रहे, प्रदेशवासी लगा रहे, ग्वालियरवासी लगा रहे। इसलिए कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेले में पहुँचें और इस मेले की गरिमाएं बढ़ाएं।
मैं ग्वालियर की जनता और सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँ कि मेले में आएँ और जो भी कमियां दिखें हम लोगों को बताएं, हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और मेले को और अच्छा करने का प्रयास करें। उसके जो भी सुझाव हैं वो आधार लाइव के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो चाय पे चर्चा कार्यक्रम काफ़ी लंबा हो गया है और मुझे लगता था कि जितनी बातें मैं पूछना चाहता था अभी भी कुछ बातें रह गई हैं, पर मुझे लग रहा है सत्र ज़्यादा लंबा हो जाएगा और एक बार फिर शायद हम मेला को लेकर के बैठेंगे। और एक बार नहीं, मैं वादा कर रहा हूँ अपने दर्शकों से कि जब तक मेले की जो व्यवस्थाएं दादा चाहते हैं, अनुज जी चाहते हैं, भदौरे जी चाहते हैं, कल्ली पंडित जी चाहते हैं और मेरे ख्याल से शायद आप सब लोग भी चाहते हैं, वो व्यवस्थाएं जब तक चुस्त दुरुस्त ना हो जाए, जब तक कि वो व्यवस्थाएं व्यवस्थित तरीके से ना हो जाएं, जब तक कि वो सारी सुविधाएं मेला को मिल ना जाएं, तब तक आधार लाइव पर हम ये सब खबरें आप तक चलाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे आवाज़ उठाते रहेंगे और हमारे जो आवाज़ उठाने वाले यहाँ पर जो बैठे हैं इनकी पुरजोर तरीके से मांग को वहाँ पर रखते रहेंगे। लेकिन मैं साथ में ये कहना चाहूँगा कि ग्वालियर व्यापार मेला, जिसका नाम श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला रखा गया है, ये माधवराव सिंधिया जी की ख्याति और उनके वैभव से जुड़ा हुआ है। इस मेले के अंदर जो पहले रेल चला करती थी, रेल की प्रदर्शनी लगा करती थी, प्रदर्शनियां लगा करती थी, निवाइसें लगा करती थी, साथ साथ में दादा ने बताया एम्पोरियम लगा करते थे, वो सारे के सारे मेला लगने से पहले ही लग जाएं, ये हम सब चाहते हैं। यही सारे व्यापारी भी चाहते हैं। मेला जब उद्घाटन हो, पूरा मेला लग चुका हो, पूरी प्रदर्शनियां लग चुकी हों, और मैं ये मांग करना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि यदि कोई शासकीय विभाग अपनी प्रदर्शनी मेला शुरू होने से पहले नहीं लगा पाता है तो उसको दंडित भी किया जाना चाहिए, ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए। साथ साथ में जो पशु मेले की हमारी एक पहचान थी, उस पहचान को बरकरार रखा जाना चाहिए। पशु मेले के रूप में जो ग्वालियर का व्यापार मेला दूर दराज तक फैला हुआ था, उसको भी वैसे ही वैभव पे लौटाना चाहिए। आज की चाय पे चर्चा कार्यक्रम में इतना ही। ग्वालियर व्यापार मेले से जुड़ी हुई यदि आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी बात है, तो आप हमारे चैनल पर मैसेज बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में रख सकते हैं, ताकि हम अगली बार ये जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ उस बात को पहुंचा सकें। और अगर कोई बात मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो मैं स्वयं इनके घर जाकर, क्योंकि ये सब ग्वालियर के ही हैं, इनके घर जाकर उस विषय को, उस बात को अलग से पूछ लूँगा। लेकिन आप सब लोगों को निराश नहीं होने दूंगा और ये सब हम सब लोगों की इच्छा भी है कि ग्वालियर को लेकर के आप सब लोग निराश ना हो। बहुत ही बड़ा मेला है, बहुत ही बड़ा मेला बन सकता है और प्राधिकरण, सरकार यदि ये काम नहीं कर रही है तो आज इस मंच पर एक बड़ी बात निकल करके जो आई है कि व्यापारी संघ ये चाहता है कि यदि आप इस व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं तो हम संभालने के लिए तैयार हैं। और मैं महाराज तक, सिंधिया जी तक, और मैं साथ में चाहूँगा कि नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी इस क्षेत्र की तरफ, मेले की तरफ ध्यान देना चाहिए। और दोनों लोग इतने कद्दावर हैं कि यदि वो चाहें, यदि वो ठान लें तो मेले की प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा। और साथ में कदम से कदम मिलाने के लिए व्यापारी संघ तैयार है। तो मैं चाहूँगा कि या तो मेले को सही कर दें या फिर व्यापारी प्राधिकरण जो है वो व्यापारी संघ को मेला सौंप दे, ताकि मेले का वैभव बचा रहे। आज की चाय पे चर्चा कार्यक्रम में इतना ही। मैं संजय भारद्वाज फिर मिलूंगा आपसे एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथ में मैं सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत कीमती समय है, मेला लग रहा है, उस कीमती समय में आप आधार लाइव पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।